हेलो दोस्तों। अभी हम आप लोगों के लिए एक अलग सेशन लेके आए हैं। एनसीईआरटी बेस्ड सेशन है जो एकदम प्योर ओरिजिनल एनसीईआरटी है, उसी से लेके आ रहे हैं। अभी साइंस से शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें साइंस का 9th क्लास के साइंस से पकड़ते हैं। क्योंकि अभी जो जितने भी एग्जाम हो रहे हैं, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट का हो या सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, प्रश्न आपको एनसीईआरटी से ही आते हैं। तो हम लोग क्यों ना ओरिजिनल एनसीईआरटी से ही लाइन बाय लाइन पढ़ें। तो चलिए इस सेशन को हम शुरू करते हैं और लाइन बाय लाइन पढ़ के हम आप लोगों को बताएंगे और समझाएंगे। आप लोग इस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि आप लोगों के लिए हर एग्जाम के लिए ये फायदेमंद साबित होगा। तो चलिए, आपको इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई भी एनसीईआरटी की बुक पढ़ने की, कोई भी बुक खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगा। केवल और इस वीडियो के माध्यम से ही आप अपना तैयारी में धार दे सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एनसीईआरटी का पहला चैप्टर है साइंस का, 9th क्लास के साइंस का, हमारे आसपास के पदार्थ, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। तो चलिए क्या कह रहा है आसपास के पदार्थ, देखते हैं। करा अपने अपने चारों ओर नजर दौड़ाने पर हमें विभिन्न प्रकार की वस्तुएं नजर आती है, जिसका आकार, आकृति और बनावट अलग अलग होती है। क्या क्या? आकार, आकृति और बनावट अलग अलग होती है। इस विश्व में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी होती है, उसे वैज्ञानिक ने पदार्थ कहा है। जिस हवा में हम सांस लेते हैं, जो भोजन हम खाते हैं, पत्थर, बादल, तारे, पौधे एवं पशु, यहाँ तक कि पानी की एक बूंद या रेत का एक कण, ये सभी पदार्थ हैं। ध्यान देने योग्य बात यह भी है कि ऊपर लिखी सभी वस्तुओं का द्रव्यमान होता है और ये कुछ स्थान घेरती है, अर्थात उसका आयतन होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे क्या? प्राचीन का प्राचीन काल से ही मनुष्य अपने आसपास को समझने का प्रयास करता रहा है। भारत के प्राचीन दार्शनिकों ने पदार्थ को 5 मूल तत्वों में वर्गीकृत किया, जिसे क्या कहते हैं? पंचतत्व कहा जाता है। ये पंचतत्व है पृथ्वी, वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश। ये पंचतत्व से ही जितने भी पदार्थ हैं वो बने हुए हैं। उनके अनुसार इन्हीं 5 तत्वों से सभी वस्तुएं बनी है, चाहे वो सजीव हो या निर्जीव हो। उस समय के यूनानी दार्शनिकों ने भी पदार्थ को इसी प्रकार वर्गीकृत किया है। आधुनिक वैज्ञानिकों ने पदार्थ को भौतिक गुणधर्म के रसायन प्रकृति के आधार पर 2 प्रकार से वर्गीकृत किया है। अब पदार्थ को 2 प्रकार से किस किस रूप में वर्गीकृत किया है? तो करा इस अध्याय में हम भौतिक गुणों के आधार पर पदार्थ के बारे में ज्ञान अर्जित करेंगे। पदार्थ के रासायनिक पहलुओं को आगे के अध्याय में पढ़ेंगे। तो चलिए अब रासायनिक पहलू देखते हैं जो इसका क्या है। देखिए, पदार्थ का भौतिक स्वरूप, 1 का 1 में है पदार्थ के भौतिक स्वरूप। पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। बहुत समय बहुत समय तक पदार्थ की प्रकृति के बारे में 2 विचारधाराएं प्रचलित थी। एक विचारधारा यह मानना था कि पदार्थ लकड़ी के टुकड़े की तरह सतत होता है, परंतु अन्य विचारधारा का मानना था कि पदार्थ रेत की तरह कणों से मिलकर बने होते हैं। 2 विचारधारा, एक था लकड़ी के टुकड़ों की तरह सतत होता है और दूसरा था पदार्थ के रेत की तरह कणों से मिलकर बना है। आइए एक क्रियाकलाप के द्वारा पदार्थ के स्वरूप के बारे में ये निर्णय करते हैं कि ये सतत है या कणों से बना है। तो चलिए क्रियाकलाप पे देखते हैं। क्रियाकलाप में कह रहा है, एक 100 ml का बीकर लें, उस बीकर को जल से आधा भर
कर जल के स्तर पर निशान लगा दें। दिए गए नमक या शर्करा को कांच की छड़ की मदद से जल में घोल दें। जल के स्तर में आए बदलाव पर ध्यान दें। आपके अनुसार नमक या शर्करा क्या है? ये कहाँ गायब हो गए हैं? क्या जल के स्तर में कोई बदलाव आया? तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। करा इन प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए हमें इस विचार को स्वीकार करना होगा कि सभी पदार्थ कणों से बने हैं होते हैं। उपरोक्त क्रियाकलाप में चम्मच में रखी गई नमक या शर्करा अब पूरे पानी में घुल गई है, जैसा कि चित्र 1.1 में दर्शाया गया है। तो आप लोग देख लीजिए जो चित्र में क्या दर्शाया गया है। देखिए चित्र में कह रहा है पहले जल नमक मिला हुआ है, इसमें लाख गुना आवर्धित किए गए जल के कण हैं। इसमें क्या है, जब उसमें मिलाते हैं तो जल हिलाएंगे, नमक नीचे बैठ जाएगा। पहले में पूरा मिला है, इसमें नमक नीचे बैठ जाएगा। अब क्या है, जब डालेंगे तो जब नमक नीचे बैठेगा, जब उसको हिलाएंगे पूरा तो जल और नमक दोनों मिल जाएगा। तो जब हम जल में नमक घोलते हैं तो नमक के कण जल के कणों के बीच के रिक्त स्थानों में समावेश हो जाते हैं, जैसा कि आपको चित्र नंबर 3 में दिखाया गया है। जो नमक का कण बीच बीच में जल के खाली स्थानों पे आ जाता है। चलिए आगे देखते हैं। पदार्थ के कण कितने छोटे हैं? तो क्रियाकलाप में देखते हैं। पोटेशियम परमैंगनेट के 2 या 3 क्रिस्टल को 100 ml पानी में घोल लेंगे। इस घोल में से लगभग 10 ml घोल निकालकर उसे 90 ml जल में मिला देंगे। फिर इस उपरोक्त घोल में से 10 ml निकालकर उनमें 90 ml जल मिला देंगे। इस प्रकार इस घोल को 5 से 8 बार तक तनुकृत करेंगे। तो क्या जल अब भी रंगीन है? तो चलिए देखते हैं जल रंगीन है कि नहीं है। देखिए जल लिए, उसमें मिलाएं और ये क्रियाकलाप किया तो जल अब भी रंगीन है, लेकिन थोड़ी हल्की मात्रा में हो गए। करा अनुमान लगाइए कि पदार्थ के कण कितने छोटे हैं। प्रत्येक बार तनुकृत करने पर घोल का रंग हल्का होता जाता, फिर भी पानी रंगीन नजर आता है, जैसा कि आपने चित्र में देखा। अब आगे देखते हैं। कह रहा यह प्रयोग दर्शाता है कि पोटेशियम परमैंगनेट के बहुत थोड़े से क्रिस्टलों से पानी की बहुत अधिक मात्रा 1000 लीटर भी रंगीन हो जाती है। इससे हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि पोटेशियम परमैंगनेट के केवल एक क्रिस्टल में कई सूक्ष्म कण होते हैं। ये कण छोटे छोटे कणों में विभाजित होते रहते हैं। अंततः एक स्थिति में ये कण और छोटे भागों में विभाजित नहीं किए जा सकते हैं। पोटेशियम परमैंगनेट की जगह 2 ml डेटॉल से भी हम ये क्रियाकलाप कर सकते हैं। लगातार तनुकृत होने पर भी इसकी महक हमें मिलती रहती है। जैसे डेटॉल है, डिटॉल को जैसे पोटेशियम परमैंगनेट के वैसे ही पानी में डिटॉल डालेंगे, फिर उस घोल को निकालेंगे, फिर पानी डालेंगे, फिर घोल निकालेंगे, फिर भी थोड़ा थोड़ा उसमें जो है डिटॉल की महक रहती है। तो वही ये प्रश्न बता रहे हैं। चलिए देखते हैं इस बॉक्स के। पदार्थ के कण छोटे होते हैं, इतने छोटे कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। चलिए पदार्थ के कणों की अभिलक्षणिक गुण को देखेंगे। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। क्रियाकलाप 1.1 और 1.2 में नमक, शर्करा, डिटॉल या पोटेशियम परमैंगनेट के कण समान रूप से पानी में वितरित हो गए हैं। इसी प्रकार जब हम चाय, कॉफी या नींबू की पानी बनाते हैं तो एक पदार्थ के कण दूसरे पदार्थ के कणों के रिक्त स्थानों में समावेशित हो जाती है। यह दर्शाता है कि पदार्थ के कणों के बीच पर्याप्त रिक्त स्थान है। तो ये आपको बता रहा है कि चाहे कोई भी पदार्थ हो, उसके बीच कुछ ना कुछ रिक्त स्थान होता ही है। तो अगर ये प्रश्न पूछ दे
जो क्या कोई भी पदार्थ है, जैसे पानी है, तो क्या इसके अंदर रिक्त स्थान है? तो हाँ, पानी के अंदर भी रिक्त स्थान होता है। तभी तो चीनी जो हम डालते हैं तो चीनी उसमें घुल जाता है। तो वो चीनी जाता कहाँ है? तो पानी के रिक्त स्थान में वो चीनी घुल के चला जाता है। चलिए आगे देखते हैं। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। क्रियाकलाप में कर रहा है, अपनी कक्षा के किसी कोने में एक बुझी हुई अगरबत्ती रख दें। इसकी सुगंध लेने के लिए आपको इसके कितने समीप जाना पड़ता है? अगर अगरबत्ती जला दें, अब अगरबत्ती जला दें, क्या होता है? क्या दूर से ही इसकी सुगंध आपको मिलती है? अपने प्रेक्षण में नोट करें। तो चलिए इसके बारे में देखते हैं। जल से भरे 2 ग्लास या 2 बीकर लें। पहले बीकर के एक सिरे पर सावधानी से एक बूंद लाल या नीली स्याही डाल दें और दूसरे से शहद डाल दें। इनको अपने घर में या कक्षा के एक कोने में रख दें। अपने प्रेक्षकों को नोट करें। तो ये प्रयोगशाला में प्रयोग करने की विधि बता रहा है। अब कह रहा है, स्याही की बूंद डालने से तुरंत बाद आपने क्या देखा? शहद की बूंद डालने के तुरंत बाद आपने क्या देखा? स्याही का रंग पूरे जल में एक समान रूप से फैलने से कितने दिन या घंटे लगते हैं? क्रियाकलाप, अब क्रियाकलाप कर रहा है, जो एक गिलास गर्म पानी से और दूसरा ठंडे पानी से भरे गिलास में कॉपर सल्फेट या पोटेशियम परमैंगनेट का एक क्रिस्टल डालें और एक ओर रख दें, हिलाएं नहीं। क्रिस्टल को सतह पर बैठने दें। ग्लास में ठोस क्रिस्टल के ठीक ऊपर दिखाई देता है। कह रहा है ग्लास में ठोस क्रिस्टल ठीक ऊपर दिखाई देता है, अर्थात जितने भी ठोस क्रिस्टल है वो पानी के ऊपर आ जाता है। समय बीतने पर क्या होता है? इसके ठोस और द्रव के कणों के बीच में क्या पता चलता है? तो ये आपको क्रियाकलाप करने के लिए कह रहा है। तो आगे देखते हैं। करा उपरोक्त तीनों क्रियाकलाप में से हम निम्नलिखित निष्कर्ष निकाल सकते हैं। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, अर्थात इनमें गतिज ऊर्जा होती है। तापमान बढ़ने से कणों की गति तेजी हो जाती है। ये ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको रखिएगा। ये क्वेश्चन पूछता है तापमान बढ़ने से कणों की गति तेज हो जाती है, इसे आप नोट कर लीजिएगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि तापमान बढ़ने से कणों की गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाएगी। गति बढ़ेगी तो गतिज ऊर्जा भी बढ़ेगी। तो उपयुक्त तीनों क्रियाकलापों से हमने देखा कि पदार्थ के कण अपने आप ही एक दूसरे के साथ अंतः मिश्रित हो जाते हैं। ऐसा कणों के रिक्त स्थानों में समावेश के कारण होता है। दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना ही विसरण कहलाता है। तो दो विभिन्न पदार्थों का स्वतः मिल जाना क्या कहलाता है? विसरण कहलाता है, याद रखिएगा। चलिए आगे क्या कह रहा? हमें यह भी पता चलता है कि गर्म करने पर विसरण तेज हो जाते हैं, और जब किसी पदार्थ को जब हम गर्म करते हैं तो उसमें घुलने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है, अर्थात विसरण तेज हो जाती है। आगे देखते हैं। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। कोई भी पदार्थ हो तो एक दूसरे को वो अपनी तरफ आकर्षित करता है। अब क्रियाकलाप में कह रहा है, इस खेल को एक मैदान में खेलें। आगे बढ़ाए गए ढंग से 4 समूह बनाकर मानव श्रृंखला बनाएं। पहला समूह ईद मिशमी नर्तकों की तरह और एक दूसरे के पीछे से कसकर पकड़ लें। दूसरा समूह एक दूसरे का हाथ पकड़कर मानव श्रृंखला बना ले। तीसरा समूह केवल उंगली के सिरों से छूकर एक श्रृंखला बना ले। अब चौथा समूह उपरोक्त वर्णित तीनों मानव श्रृंखलाओं को तोड़कर छोटे समूहों में बांटने का प्रयास करें। किस समूहों को तोड़ना आसान है और क्यों? यदि हम प्रत्येक पदार्थों को पदार्थ का एक कण माने तो किस समूह में कणों के एक दूसरे को सबसे अधिक बल से पकड़ कर रखा था? तो देखिए चलते हैं। नेक्स्ट क्रियाकलाप कह रहा है, एक लोहे की कील, एक वॉच का टुकड़ा और एक रबर बैंड लें। इन पर हथौड़ी मारकर, काट कर या खींच कर उसे भंगुर करने का प्रयास करें। इन तीनों में से
किसके कण अधिक बल से एक दूसरे की ओर खींचते हैं? तो देखते हैं। और एक तीसरा क्रियाकलाप है, जल का नल खोलकर जल की धारा को अपनी उंगली से काटने का प्रयास करें। क्या जल की धारा कटती है? जल की धार न कटने का क्या कारण है? तो अब देखते हैं उपरोक्त तीनों में। उपरोक्त तीनों क्रियाकलाप सुझाते हैं कि पदार्थ के कणों के बीच एक बल कार्य करता है। यह बल पदार्थों के एक साथ रखता है। इस आकर्षण बल का सामर्थ्य प्रत्येक पदार्थ में अलग अलग होता है। अब प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ हैं? कुर्सी, कुर्सी, वायु, स्नेह, गंध, ग्रीन, बादाम, विचार, शीत, शीतल, पेय, इत्र की सुगंध। कह रहा है इसमें से कौन सी पदार्थ हैं? ये तो प्रश्न बता रहे हैं। तो पदार्थ तो आप जानते हैं, जो पदार्थ उसे ही कहते हैं जिसमें भार हो और जो स्थान घेरती हो, जिसमें आयतन हो, तो वही पदार्थ कहलाता है। इसमें से आप देख सकते हैं, जैसे ग्रीन हुआ, गंध हुआ, विचार हुआ, शीतल हुआ, तो क्या ये सब पदार्थ हैं? नहीं। जिसमें भार हो और जो स्थान, ये सब भाव है, भाववाचक। तो भाव हमेशा पदार्थ नहीं होता है, उसे महसूस किया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रेक्षणों के कारण बताएं, गर्म या गर्म खाने की गंध कई मीटर दूर से ही आपके पास पहुंच जाते हैं, लेकिन ठंडे पानी की महक लेने के लिए आपको उसके पास जाना पड़ता है। इसका कारण क्या है? इसका आंसर ये होगा, जो गर्म खाने की गंध कई मीटर दूर तक जाते हैं, क्योंकि गर्म में मिश्रण करने अथवा विसरण की प्रवृत्ति दर, अर्थात घुलने की प्रवृत्ति की दर तेज होती है, जिसके कारण हवा के माध्यम में वो घुल के दूर तक जल्दी से चला जाता है। बस यही कारण है। तीसरा है, स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी काट सकता है, इससे पदार्थ का कौन सा गुण प्रक्षेपित होता है? तो पानी को वो काटता है, तो पानी कटता कैसे है? केवल वो पानी को क्या करता है? विक्षेपित करता है, दोनों तरफ मोड़ देता है। पदार्थ के कणों की क्या विशेषता है? तो पदार्थ का कण एक दूसरे को आकर्षित करती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, पदार्थ की अवस्थाएं। अपने आसपास के पदार्थों को ध्यान से देखें, ये कितने प्रकार के हैं? हम पाते हैं कि पदार्थ अपने तीन रूप से होते हैं, ठोस, द्रव्य और गैस। पदार्थ के कितने रूप हैं? तीन रूप हैं, ठोस, द्रव्य और गैस। पदार्थ की ये अवस्थाएं उनके कणों की विभिन्न विशेषताओं के कारण होती है। अब हम पदार्थ के तीन ही अवस्थाओं के गुणों का विस्तार से अध्ययन करेंगे। चलिए अब हम लोग ठोस अवस्था के बारे में जानते हैं। ठोस अवस्था, करा निम्नलिखित वस्तुओं को एकत्रित करें, पेन, किताब, सुई, लकड़ी की छड़। आगे है आपको, इन वस्तुओं के चारों ओर पेंसिल घुमाएं, उनके आकार को चित्रित करें। क्या इन सभी का निशान, आकार, स्पष्ट सीमाएं तथा स्थिर आयतन है? इन पर हथौड़े मारने, खींचने या गिराने से क्या होता है? क्या इनका एक दूसरे में विसरण संभव है? बल लगाकर इनको संपीड़ित करने का प्रयास करें, क्या इनका संपीड़न होता है? तो चलिए देखते हैं पदार्थ के बारे में क्या क्या सत्य है। उपरोक्त सभी उदाहरण ठोस के हैं। हम देख सकते हैं कि इन सभी का एक निश्चित आकार, स्पष्ट सीमाएं तथा स्थिर आयतन यानी नग्न संपीड्यता होती है। बाह्य बल लगने पर भी ठोस अपने आकार को बनाए रखते हैं। बल लगने पर ठोस टूट जाते हैं, टूट सकते हैं, लेकिन इनका आकार नहीं बदलता है, इसलिए ये दृढ़ होते हैं। जैसे ईंट है, ईंट पे अगर हम बल लगाएंगे तो ईंट 2 टुकड़ी, 3 टुकड़ी, 4 टुकड़ी, जितने भी टुकड़ी में हो, टुकड़ी में बट सकता है, लेकिन उसकी आकार में बदलाव नहीं, अर्थात वो आयताकार है तो वो गोल नहीं बन जाएगा। नेक्स्ट है, रबर बैंड को क्या माना जाएगा? क्या खींचकर इसका आकार बदला जा सकता है? क्या ये ठोस है? तो हाँ, ये ठोस है और इसके आकार को भी बदल सकते हैं, लेकिन ये ठोस के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है, विभिन्न आकार के बर्तनों में
रखने पर चीनी और नमक उन्हीं बर्तनों के आकार ले लेते हैं। तो क्या ये ठोस है? आगे देखते हैं। स्पंज क्या है? यह ठोस है, लेकिन फिर भी इसका संपीड़न संभव है, क्यों? तो चलिए इन सभी के बारे में जानते हैं। ये सभी ठोस ही हैं क्योंकि बाह्य बल लगाए जाने पर रबर बैंड का आकार बदलता है और बल हटा लेने पर यह पुनः अपने मूल आकार में आ जाता है। अत्यधिक बल लगने पर यह टूट जाता है, चाहे यह शर्करा या नमक को अपने साथ में ले या किसी प्लेट या जार में रखें। इसके क्रिस्टलों के आकार नहीं बदलते हैं। स्पंज में बहुत छोटे छिद्र होते हैं। इसमें वायु का समावेश होता है। जब हम इसे दबाते हैं तो ये वायु बाहर निकलती है और जिससे इसका संपीड़न संभव है। अब द्रव्य को देखते हैं। द्रव्य किसे कहते हैं? कह रहा है जल, खाना पकाने का तेल, दूध, जूस, शीतल पेय, निम्नलिखित सभी को द्रव्य ही कहते हैं। बी नंबर में कहा विभिन्न आकार के बर्तन, प्रयोगशाला के एक मापक सिलेंडर की सहायता से इन बर्तनों में 50 ml पर निशान लगा दें। इन द्रवों को फर्श पर डाल देने पर क्या होगा? किसी एक द्रव का 50 ml माप कर तो दोस्तों इस सब को पढ़ने से कुछ उतना है नहीं, तो आपको क्रियाकलाप पढ़ना छोड़ देते हैं क्योंकि इसमें टाइम ज्यादा वेस्ट होगा। प्रेक्षण से हम पाते हैं कि द्रव्य का आकार नहीं लेकिन इसका आयतन निश्चित होता है। तो द्रव्य का आकार निश्चित नहीं होता है, इनका आयतन निश्चित होता है। जिस बर्तन में इन्हें रखा जाए तो ये उसी आकार ले लेता है। द्रवों में बहाव होता है, इसका आकार बदलता है, इसलिए ये दृढ़ नहीं लेकिन तरल होता है। क्रियाकलाप को देख लेते हैं। ठोस और द्रव का मिश्रण द्रवों में संभव है। वातावरण में गैस विसरित होकर जल में घुल जाती है। ये गैस विशेषतः ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड जलीय जंतुओं तथा पौधों के लिए अनिवार्य होती है। ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड सभी जीवधारी अपने जीव निर्वाह के लिए श्वास लेते हैं। जलीय जंतु जल में घुली ऑक्सीजन के कारण श्वास लेते हैं। इस तरह से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि द्रव्य में ठोस, द्रव्य में गैस, तीनों का विचरण संभव है। द्रव में ठोस तथा द्रव में गैस, इन तीनों का विचरण संभव है। ठोसों की अपेक्षा द्रवों में विचरण की दर अधिक होती है। ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठोसों की अपेक्षा द्रवों में विचरण की दर अधिक होती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि द्रव्य अवस्था में पदार्थ के कण स्वतंत्र रूप से गति करते हैं। द्रव्य अवस्था में पदार्थ के कण जो है स्वतंत्र रूप से गति करते हैं। नेक्स्ट है जब ठोस की अपेक्षा द्रव्य के कणों में रिक्त स्थान भी अधिक होती है। ठोस की अपेक्षा द्रव्य में रिक्त स्थान भी अधिक होती है। ये भी सही ठीक ही है। उसके बाद गैसीय अवस्था में आते हैं। आपने कभी उस गुब्बारे वाले पर ध्यान दिया है जो गैस के एक ही सिलेंडर से बहुत सारे गुब्बारे में हवा भरता है? इससे पता लगता है कि एक सिलेंडर से वह कितने गुब्बारे भरता है। उससे पूछिए कि सिलेंडर में कौन सी गैस है। तो क्रियाकलाप छोड़ते हैं। क्रियाकलाप से आपको क्वेश्चन, ये प्रश्न है तो प्रश्न से तो बनने वाला है नहीं। जैसे कह रहा है पिस्टन को वापस रिंच में लगाएं, इस सब पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, वो बता रहा है। अब देख लीजिए, इसको देख लीजिए। ये इसको ऊपर वाले भाग को हम पिस्टन कहते हैं। ये पिस्टन हो गया। ये वाला जो है आपको गैस दिख ही रहा है और लास्ट में जो होता है रबर कॉर्क होता है जिससे कि उसको बंद किया गया है। चलिए तो आगे इसका क्रियाकलाप को न देखते हुए आगे पढ़ते हैं। हमने देखा है कि ठोस एवं द्रवों की तुलना में गैसों की संप्रियता काफी अधिक होती है। हमारे घरों में खाना बनाने में उपयोग की जाने वाली द्रवित पेट्रोलियम गैस या अस्पतालों में किए जाने वाले ऑक्सीजन सिलेंडरों में संपीड़न गैस होती है। तो एलपीजी में कौन सी गैस होती है? तो संपीड़ित गैस होती है सिलेंडर में, एलपीजी। उसके बाद करा आजकल वाहनों के ईंधन के रूप में
संपीड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी का उपयोग होता है। तो सीएनजी का क्या होता है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस फुल फॉर्म होता है संपीड़ित प्राकृतिक गैस। एलपीजी का लिक्विड पेट्रोलियम गैस अर्थात द्रवित पेट्रोलियम गैस होता है एलपीजी का। संपीड़ित काफी अधिक होने के कारण गैस के अत्यधिक आयतन को एक कम आयतन वाले सिलेंडर में संपीड़ित किया जा सकता है एवं आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जा सकता है। हमारी नाक तक पहुंचने वाली गंध से बिना रसोई में प्रवेश किए ही हम जान सकते हैं कि क्या पकाया जा रहा है। ये गंध हम तक कैसे पहुंचती है? खाने की गंध के कण वायु में मिल जाते हैं और रसोई से फैलकर हम तक पहुंच जाते हैं। यह गंध के कण और दूर भी जा सकते हैं। पके हुए गर्म खाने की महक हमारे पास तक कुछ ही क्षणों में पहुंच जाती है। इसकी तुलना ठोस एवं द्रवों के मिश्रण से करें। कणों की तेज गति और अत्यधिक रिक्त स्थानों के कारण गैसों का अन्य गैसों से विसरण बहुत तेजी से होता है। तो कह रहा है गैसों का विसरण जो है बहुत तेजी से होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब ये बता रहा है ठोस है, ये द्रव्य है और गैसों का विसरण देखिए द्रव्य में स्थान बीच बीच में स्थान है जबकि ठोस सघन मात्रा में है। चलिए आगे कह रहा है गैसीय अवस्था में कणों की गति अनियमित और अत्यधिक तीव्र होती है। इस अनियमित गति के कारण ये कण आपस में एवं बर्तन की दीवारों से टकराते हैं। बर्तन की दीवार पर गैस कणों द्वारा प्रति इकाई क्षेत्रफल लगे बल के कारण गैस का दबाव बनता है। प्रश्न है किसी तत्व के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को घनत्व कहते हैं। तो घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। नेक्स्ट है बढ़ते हुए घनत्व के क्रम में निम्नलिखित व्यवस्थित करें। तो बढ़ते हुए घनत्व है वायु, चिमनी का धुआं, शहद, जल, चौक, रुई, लोहा। इसके बढ़ते हुए घनत्व के अनुसार सजाया है। पदार्थ के विभिन्न अवस्थाओं के गुणों में होने वाले अंतर को समित कीजिए, श्रेणीबद्ध कीजिए। तो वो कह रहा है नेक्स्ट कह रहा है टिप्पणी कीजिए कि दृढ़ता, संपीड़ितता, तरल बर्तन के गैस का भार, आकार, गतिज ऊर्जा या घनत्व, इस सब के बारे में छोटे कुछ आपको बताने के लिए कह रहा है। तो चलिए इसके बारे में आपको आगे तो बताया ही गया होगा सब कुछ, तो देखते हैं। ये प्रश्न है गैस की पूरी तरह उस बर्तन में भर देते हैं जिसमें इसे रखते हैं। गैस बर्तन की दीवारों पर दबाव डालती है। तो सही है, गैस जो है बर्तन की दीवार के चारों तरफ जो है दबाव डालती है। लकड़ी के मेज ठोस कहलाती है। हवा में हम आसानी से अपना हाथ चला सकते हैं, लेकिन एक ठोस लकड़ी के टुकड़े में हाथ चलाने के लिए हमें कराटे में दक्ष देना पड़ता है। अर्थात किसी लकड़ी पर हाथ चलाते हैं तो अपने हाथ में पूरी ताकत लगानी पड़ती है। सामान्यतः ठोस पदार्थों की अपेक्षा द्रवों का घनत्व कम होता है। सही बात है, ठोस पदार्थों की अपेक्षा द्रव्य का घनत्व कम होता है, ठोस का घनत्व अधिक होता है। लेकिन आपने बर्फ के टुकड़े को जल में तैरते हुए देखा है, पता लगा क्यों? क्योंकि बर्फ का घनत्व जो है पानी के घनत्व से कम होता है। नेक्स्ट है क्या पदार्थ अपनी अवस्था में बदल सकता है? कर क्या पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकता है? कर रहे हैं अपने प्रेक्षण से हम जानते हैं कि जल पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में रह सकती है। जल जो है पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में रह सकती है। ठोस जैसे कि बर्फ, द्रव्य जैसे कि जल और गैस जैसे कि वाष्प। तो ये पदार्थ की तीनों अवस्थाएं हैं। अवस्था बदलने के दौरान पदार्थ के अंदर क्या होता है? तो अवस्था के परिवर्तन से
पदार्थ के कणों पर क्या प्रभाव पड़ता है? क्या हमें इन प्रश्नों का उत्तर नहीं खोजना चाहिए? तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, तापमान परिवर्तन पर क्या प्रभाव पड़ता है? क्रियाकलाप को नहीं पढ़ेंगे, सीधे इसके आंसर को पढ़ेंगे। ठोस के तापमान को बढ़ाने पर इनके कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। ये बात है, किसी भी चीज को गर्म करते हैं तो उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। गतिज ऊर्जा में वृद्धि होने के कारण अधिक तेजी से कंपन करने लगती है। ऊष्मा के द्वारा प्रदत्त की गई ऊर्जा कणों के बीच के आकर्षण बल को पार कर लेती है। इस कारण कण अपने नियत स्थान को छोड़कर अत्यधिक स्वतंत्र होकर गति करने लगती है। एक अवस्था ऐसी आती है जब ठोस पिघलकर द्रव्य में परिवर्तित हो जाती है। जिस प्रवृत्ति परिवर्तित हो जाती है उस पर दिया है, पहले पढ़ लेते हैं। जिस बर्फ का गलनांक 273.16 केल्विन है, गलने की प्रक्रिया यानी ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तित को संगलन कहते हैं। अब थोड़ा पहले इसको देख लेते हैं। एक लोहे का स्टैंड लेता है, इसमें थर्मामीटर लगा हुआ है, कांच की छड़ है, ये कांच का छड़ है, बीकर है, बर्फ है, बर्नर है जो उसको गर्म करता है। नेक्स्ट देख लीजिए, जब गर्म करने के बाद क्या होता है, वही है, कांच का छड़ है, बीकर जल है, बर्नर है। और बर्फ नीचे का है, बर्फ का जल बदलने की प्रक्रिया। जल बी में जो जल के वाष्प में बदलने की प्रक्रिया है, तो पहले में बर्फ का को जल में बदला है और दूसरे में जल को वाष्प में बदलने की प्रक्रिया दिखा रहा है। चलिए, तापमान पर कर, जिस तापमान पर ठोस पिघल कर द्रव्य बन जाता है वह इसका गलनांक कहलाता है। तो ये भी याद रखिएगा, जिस तापमान पर ठोस पिघलकर द्रव्य में बदल जाता है वही उसका गलनांक कहलाता है। और किसी ठोस का गलनांक उसके कणों के बीच के आकर्षण बल के सामर्थ्य को दर्शाता है। जो जितना जल्दी गलता है उसके बीच का आकर्षण बल उतना ही कम होता है। बर्फ का गलनांक कहा जाए तो बर्फ का गलनांक 273.16 केल्विन होता है। नेक्स्ट देखते हैं, किसी ठोस के गलने की प्रक्रिया में तापमान समान रहता है, ऐसे में उसमें ऊर्जा कहा जाती है। तो गलने के प्रयोग की प्रक्रिया के दौरान आपने ध्यान दिया होगा कि गलनांक पर पहुंचने के बाद जब तक संपूर्ण बर्फ पिघल नहीं जाती तापमान नहीं बदलता। बीकर को ऊष्मा प्रदान करने के बावजूद भी ऐसा ही होता है। कणों के पारस्परिक आकर्षण बल को वशीभूत करके पदार्थ की अवस्था को बदलने की इस ऊष्मा का प्रयोग होता है। चूंकि तापमान में बिना किसी तरह के वृद्धि दर्शाए हम ऊष्मीय पदार्थ को बर्फ अवशोषित कर लेती है, यह माना जाता है कि यह बीकर में ली गई सामग्री में छुपी हुई है, जिसे गुप्त ऊष्मा कहते हैं, जिसे कि गुप्त ऊष्मा कहते हैं। यहाँ गुप्त का अभिप्राय छुपी हुई से वायुमंडलीय दाब पर 1 केजी ठोस को उसको गलाने पर द्रव्य में बदलने के लिए जितनी ऊष्मा ऊर्जा की आवश्यकता होती है उससे संगलन में प्रस्तुत ऊष्मा कहते हैं। अर्थात 0 डिग्री सेल्सियस को हम 273 केल्विन भी कह सकते हैं, पर जल के कणों को ऊर्जा की उसी तापमान पर बर्फ के कणों की ऊर्जा से अधिक होती है। जब हम जल में ऊष्मीय ऊर्जा देते हैं तो कण अत्यधिक तेजी से गति करते हैं। इस निश्चित तापमान पर पहुंचकर कणों में इतनी ऊर्जा आ जाती है कि वे परस्पर आकर्षण बल को तोड़कर स्वतंत्र हो जाते हैं। आकर्षण बल को तोड़कर स्वतंत्र हो जाते हैं। इस तापमान पर द्रव्य गैस में बदलना शुरू हो जाता है। वायुमंडलीय दाब पर तापमान जिस द्रव्य पर उबलने लगता है उसे उसका क्वथनांक कहते हैं। तो जिस ताप पर
द्रव्य जो है उबलना शुरू कर दे, वह ताप उसका क्वथनांक कहलाता है। क्वथनांक समष्टि गुण है। द्रव्य के सभी कणों को इतनी ऊर्जा मिल जाती है कि वे वाष्प में बदल जाते हैं। जल के लिए यह तापमान 273 केल्विन 100 डिग्री सेल्सियस, तो 100 डिग्री सेल्सियस 373 केल्विन और 100 डिग्री सेल्सियस, या तो इसको हम 273 प्लस 100 जोड़ देंगे, अर्थात अगर हमें डिग्री से सेल्सियस डिग्री सेल्सियस से अगर हमें केल्विन में बदलना हो तो केवल डिग्री सेल्सियस में 273 ऐड कर देंगे तो वो जो है केल्विन में परिवर्तित हो जाएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा कि अगर आपको कोई डिग्री सेल्सियस दे दिया, 40 डिग्री सेल्सियस दे दिया और बोल दिया अगर इसको केल्विन में बदलिए तो केवल उसमें 273 ऐड कर देना है। कहा क्या आप वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा को परिभाषित कर सकते हैं? इसे उसी तरह से परिभाषित कीजिए जैसे हमने संगलन की प्रस्तुत ऊष्मा को परिभाषित किया है। 273 केल्विन अर्थात 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर भाप अर्थात वाष्प के कणों में उसी तापमान पर पानी के कणों की अपेक्षा अत्यधिक ऊर्जा होती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि भाप के कणों के वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के रूप में अतिरिक्त ऊष्मा अवशोषित होती है, इसीलिए इसमें क्या होता है, भाप लगने पे जलन होता है। देखिए जब ठोस को हम ऊष्मा देंगे तो द्रव्य में परिवर्तित होगा और फिर द्रव्य में जब ऊष्मा देंगे तो गैस में परिवर्तित होगा। जब गैस को हम शीतल करेंगे तो द्रव्य में बदलेगा, जब द्रव्य को हम शीतल करेंगे तो ठोस में परिवर्तित हो जाएगा। अतः हम यह कह सकते हैं कि तापमान बदलकर हम पदार्थ को एक अवस्था से दूसरे अवस्था में बदल सकते हैं। हमने सीखा है कि गर्म करने पर पदार्थ की अवस्था बदल जाती है। गर्म होने पर ये ठोस से द्रव्य और द्रव्य से गैस में बदल जाती है। लेकिन कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो द्रव्य अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था में सीधे गैस में हो जाते हैं और वापस ठोस में बदल जाता है, ठोस से गैस में और गैस से वापस ठोस में। तो देख लेते हैं। थोड़ा सा कपूर चलिए देख लेते हैं। थोड़ा सा कपूर या अमोनियम क्लोराइड लें और उसे चूर्ण करके चीनी की प्याली में डाल दें। क्या कीप को उल्टा रखने पर प्याली के ऊपर रख दें? कह रहा है एक कीप को उल्टा करके प्याली पर, इस कीप के एक सिरे पर रुई का एक टुकड़ा रख दें जैसा चित्र में दर्शाया गया है। तो चित्र में आपको क्या दर्शाया गया है, रुई का टुकड़ा है, कीप पे उल्टा करके कीप रखा गया है, वाष्प बना अमोनियम क्लोराइड है, ठोस बना अमोनियम क्लोराइड है। तो ये बीच वाला जो है आपको देख लीजिए, ये बीच वाला है वाष्प में अमोनियम क्लोराइड क्लोराइड है, इसके साइड में जो है जमा हो गया तो ये ठोस के रूप में अमोनियम क्लोराइड, अर्थात ठोस से सीधे वाष्प, वाष्प से सीधे ठोस चीनी मिट्टी के प्याला में किया गया है और गर्म किया है। ठीक है। अमोनियम क्लोराइड ऊर्ध्वपातन, अर्थात अमोनियम क्लोराइड जो होता है में ऊर्ध्वपातन विधि से ये सीधे ठोस से गैस में परिवर्तित हो जाता है। चाहे अमोनियम क्लोराइड हो या कपूर हो, नेफ्थलीन हो, ये सभी जो है आपको ऊर्ध्वपातन विधि से ठोस से सीधे गैस में, और जब कहेगा गैस से सीधे ठोस में कैसे परिवर्तित होता है तो ये निक्षेपण विधि कहलाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसका क्रियाकलाप को छोड़िए, आगे कर रहा है द्रव्य अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस और वापस ठोस में बदलने की प्रक्रिया ही ऊर्ध्वपातन कहलाता है। यहाँ पे एक चीज देखिएगा, वैसे तो सब पढ़ाता है जो निक्षेपण कहलाता है, लेकिन यहाँ पे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कह रहा द्रव्य अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस में और वापस ठोस में बदलने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। अर्थात ठोस से गैस और गैस से ठोस दोनों ही अवस्थाओं को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। तो ये पॉइंट
जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, दाब परिवर्तन का प्रभाव। हम जानते हैं कि घटक कणों के बीच की दूरी में अंतर होने के कारण पदार्थ के विभिन्न अवस्थाओं में अंतर होते हैं। किसी सिलेंडर में भारी गैस पर दाब लगने पर संपीड़न करने पर क्या होगा? क्या इसके कणों के बीच की दूरी कम हो जाएगी? क्या आपको लगता है दाब बढ़ाने पर या घटाने पर पदार्थ की अवस्था में परिवर्तित हो जाएगा? चलिए देखते, अब जो सिलेंडर है इसमें प्रेशर दे रहा है, धीरे धीरे देखिए ये नीचे जा रहा है, पहले यहाँ था, पहले नीचे गया, फिर लास्ट में सर से नीचे चला गया। तो अब इसके आगे बढ़ते हैं। दाब के बढ़ने और तापमान के घटने से गैस द्रव्य में बदल जाती है। जब एकदम इम्पोर्टेंट ये भी पॉइंट है, इसको नोट कीजिए। दाब के बढ़ने और ताप के घटने के बाद भी गैस द्रव्य में परिवर्तित होती है, अर्थात तापमान को हम घटाएंगे और प्रेशर को बढ़ाएंगे तो गैस जो है द्रव्य में परिवर्तित हो जाएगा। क्या आपने ठोस CO2 के बारे में सुना है? इसे उच्च दाब पर संग्रहित किया जाता है। जब वायुमंडलीय दाब का माप 1 एटमॉस्फियर हो तो ठोस CO2 द्रव्य अवस्था में आए बिना सीधे गैस में परिवर्तित हो जाती है। यही कारण है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहते हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि पदार्थ की अवस्था यानी ठोस, द्रव्य और गैस दाब और तापमान के द्वारा तय होता है। सही बात है। किसी भी पदार्थ की अगर हमें अवस्था बदलना ही हो तो उसमें दाब और ताप रहेगा तो वो अवस्था में परिवर्तित हो जाएगा। अब देखिए, ठोस से ऊर्ध्वपातन विधि से गैस में, गैस से संघनन विधि से द्रव्य में, द्रव्य से जमना विधि से ठोस में। अब यहां दीजिए, ठोस से संगलन विधि से द्रव्य में या गलनांक विधि से, द्रव्य से वाष्पीकरण विधि से गैस में और गैस से ऊर्ध्वपातन विधि से ठोस में परिवर्तित होता है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न कह रहा है और डिग्री सेल्सियस के, यहाँ केल्विन को डिग्री सेल्सियस में बदलने के लिए कह रहा था, ये आपको बताए भी थे। और एक फॉर्मूला भी होता है, जब डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलना हो तो डिग्री सेल्सियस जितनी भी हो, ठीक है, डिग्री सेल्सियस प्लस 273 कर देंगे तो केल्विन में परिवर्तित हो जाएगा। या डिग्री सेल्सियस को अगर फ़ारेनहाइट में अगर बदलनी हो तो इसका फॉर्मूला होता है C/5। C का मतलब होता है डिग्री सेल्सियस, C/5 इजकल टू F माइनस 32/9। ये फॉर्मूला आता है। F मतलब फ़ारेनहाइट और C मतलब डिग्री सेल्सियस। अगर फ़ारेनहाइट दिया रहेगा तो फ़ारेनहाइट के जगह पर बैठा देंगे, डिग्री सेल्सियस निकल जाएगा। अगर डिग्री सेल्सियस दिया रहेगा तो डिग्री सेल्सियस के जगह पे रख के फ़ारेनहाइट निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, वाष्पीकरण। वाष्पीकरण क्या है? पदार्थ की अवस्था बदलने के लिए क्या सदैव ऊष्मा देना या दाब बदलना आवश्यक है? क्या आपने दैनिक जीवन से आप ऐसा कोई उदाहरण दे सकते हैं जिसे बिना क्वथनांक पर पहुंचे हुए क्या कोई द्रव्य वाष्प अवस्था में बदल जाता है? क्या जल को खुला छोड़ देने पर धीरे धीरे वाष्प में परिवर्तित हो जाता है? तो चलिए देखते हैं इसको, वाष्पीकरण। इसको भी देख लेते हैं क्योंकि एनसीईआरटी का हर एक पॉइंट जो होता है इंपॉर्टेंट ही होता है। यहाँ पे कह रहा है एटमॉस्फेयर, गैसीय दाब के मापन का मात्रक है एटमॉस्फेयर। दाब का एसआई मात्रक पास्कल है। याद रखिए, दाब का एसआई मात्रक पास्कल है। 1 एटमॉस्फेयर बराबर 1.01 इंटू 10⁵ पी अर्थात पास्कल। वायुमंडल में वायु का दाब वायुमंडलीय दाब कहलाता है। समुद्र की सतह पर वायुमंडलीय दाब 1 एटमॉस्फियर होता है, इसे समान दाब कहलाता है।
नेक्स्ट देखेंगे, कह रहा है गीले कपड़े सूख जाते हैं, इन दोनों पदार्थों में जल का क्या हुआ। हम जानते हैं कि पदार्थ के कण हमेशा गतिशील होते हैं और कभी रुकते नहीं हैं। एक निश्चित तापमान पर गैस, द्रव या ठोस के कणों में के विभिन्न मात्रा में गतिज ऊर्जा होता है। गैसों में सतह पर स्थित कणों के कुछ अंशों में ही इतनी गतिज ऊर्जा होती है कि वे दूसरे कणों को आकर्षण बल से मुक्त हो जाते हैं। क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तित होने की इस प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तित होने की क्रिया ही वाष्पीकरण कहलाता है। वाष्पीकरण से प्रभावित करने वाले कारक, तो क्रियाकलाप को हम लोग नहीं पढ़ने जा रहे हैं, नीचे देख लेते हैं। करा आपने ध्यान दिया होगा कि वाष्पीकरण की दर निम्नलिखित के साथ बढ़ती है। सतह के क्षेत्र बढ़ने पर अब हम जानते हैं कि वाष्पीकरण एक सतही प्रक्रिया है। एकदम इंपॉर्टेंट है, वाष्पीकरण एक सतही प्रक्रिया है, अर्थात सतह बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर भी तेज हो जाती है। जैसा कपड़े सुखाने के लिए हम उन्हें फैला देते हैं। ये एकदम इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पूछता है एग्जाम में, जो क्या सतह फैलाने पर वाष्पीकरण की प्रक्रिया तेज हो जाती है या स्थिर रहती है या धीमी होती है या इनमें से कोई नहीं। तो सतह फैलाने पर वाष्पीकरण की प्रक्रिया भी तेज हो जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, तापमान में वृद्धि। तापमान बढ़ने पर अधिक कणों की गतिज ऊर्जा मिलती है, जिससे कि वे वाष्पीकृत हो जाते हैं। आर्द्रता में कमी, तो वाष्पीकरण के क्या क्या हैं, तो सबसे पहले हैं तापमान में वृद्धि, उसके बाद है आर्द्रता में कमी। वायु में विद्यमान जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। किसी निश्चित तापमान पर हमारे आसपास की वायु में एक निश्चित मात्रा में ही जल वाष्प होते हैं। जब वायु में जल कणों की मात्रा पहले से ही अधिक होगी तो वाष्पीकरण की दर घट जाएगी। ठीक है, क्योंकि जल की मात्रा अगर पहले से ही वायुमंडल में अगर नमी बना हुआ है तो देखिएगा बरसात के दिनों में कपड़ा धीरे से सूखता है, धीरे धीरे सूखता है, अर्थात अत्यधिक समय लेता है, वही कारण है। उसके बाद कह रहा है वायु की गति में वृद्धि। हम जानते हैं कि तेज वायु में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। वायु के तेज होने से जलवाष्प के कण वायु के साथ उड़ जाते हैं, जिससे आसपास के जलवाष्प की मात्रा घट जाती है। देखते हैं वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे होती है। खुले हुए बर्तन में रखे जल में निरंतर वाष्पीकरण होती रहती है। वाष्पीकरण के दौरान कम हुई ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए द्रव के कण अपने आसपास से ऊर्जा अवशोषित कर लेते हैं। इस तरह आसपास के ऊर्जा अवशोषित होने के कारण शीतलता हो जाती है। जब आप एसीटोन या नाखूनों की पॉलिश हटाने वाले द्रव को अपनी हथेली पर गिराते हैं तो क्या होता है, इसके कारण आपकी हथेली या उसके आसपास से ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं और वाष्पीकृत हो जाते हैं, जिससे हथेली पर शीतलता महसूस होता है। तेज धूप वाली गर्म दिन के बाद लोग अपनी छत या खुले स्थान पर जल छिड़कते हैं, क्योंकि जल के वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा गर्म सतह को शीतल बनाती है। क्या आप वाष्पीकरण के कारण शीतल होने के और उदाहरण दे सकते हैं? आगे है गर्मियों में हमें सूती कपड़े क्यों पहनने चाहिए। शारीरिक प्रक्रिया के कारण गर्मियों में हमें ज्यादा पसीना आती है, जिससे हमें शीतलता मिलती है। जैसा, इसको पढ़ेंगे लेकिन इसको पहले पूरा कर लेते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि वाष्पीकरण के दौरान द्रव की सतह के कण हमारे शरीर या आसपास से ऊर्जा प्राप्त करके वाष्प में बदल जाते हैं। वाष्पीकरण की प्रसुप्त ऊष्मा के बराबर ऊष्मीय ऊर्जा हमारे शरीर से अवशोषित हो जाती है।
जिससे शरीर शीतल हो जाते हैं। चूंकि सूती कपड़े में जल का अवशोषण अधिक होता है, इसलिए हमारा पसीना इसमें अवशोषित होकर वायुमंडल में आसानी से वाष्पीकृत हो जाते हैं। बर्फीले जल से भरे गिलास की बाहरी सतह पर जल की बूंदें क्यों नजर आती हैं? तो बर्फीले जल से भरे गिलास की बाहरी सतह पर जल की बूंदें क्यों नजर आती है? तो किसी बर्तन में हम बर्फीला जल रखते हैं, अर्थात खूब ठंडा जल रखेंगे, तो जल्दी ही बर्तन के बाहरी सतह पर हमें जल की बूंदें नजर आने लगेगी। वायु में उपस्थित जलवाष्प की ऊर्जा ठंडे पानी के संपर्क में आकर कम हो जाता है और यह द्रव्य अवस्था में बदल जाता है। इसे ही जो हमें जल की बूंदों के रूप में नजर आता है। चलिए इसको आगे ऊपर इसको पढ़ लेते हैं। कह रहा है, अब वैज्ञानिक पदार्थ की 5 अवस्थाओं की चर्चा कर रहे हैं। बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, ठोस, द्रव्य, गैस और प्लाज्मा। पदार्थ की 5 अवस्थाएं। पहले 3 थी, ठोस, द्रव्य, गैस। 2 बढ़ गया, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट और प्लाज्मा। प्लाज्मा को देखते हैं। प्लाज्मा क्या है? इस अवस्था में कण अत्यधिक ऊर्जा वाले और अत्यधिक उत्तेजित होते हैं। ये कण आयनीकृत गैस के रूप में होते हैं। फ्लोरोसेंट ट्यूब और नियोन बल्ब में प्लाज्मा होता है। नियोन बल्ब के अंदर नियोन गैस और फ्लोरोसेंट ट्यूब के अंदर हीलियम या कोई अन्य गैस होती है। तो ये याद रखिएगा, जो नियोन गैस होता है, आपको नियोन बल्ब के अंदर नियोन गैस और फ्लोरोसेंट ट्यूब के अंदर हीलियम गैस होता है। एकदम इंपॉर्टेंट पॉइंट है। या कोई अन्य गैस होती है। विद्युत ऊर्जा प्रवाहित होने पर यह गैस आयनीकृत यानी अवशोषित हो जाती है। आवेशित होने से ट्यूब या बल्ब के अंदर चमकीला प्लाज्मा तैयार होता है। गैस के स्वभाव के अनुसार इस प्लाज्मा में एक विशेष रंग की चमक होती है। प्लाज्मा के कारण ही सूर्य और तारों में भी चमक होती है। उच्च तापमान के कारण ही तारों में प्लाज्मा बनता है, अर्थात सूर्य और तारों में जो है प्लाज्मा अवस्था ही है। सूर्य और तारों में जो गैस का प्लाज्मा अवस्था ही है। नेक्स्ट देखते हैं, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट किसे कहते हैं? सन 1920 में भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस ने पदार्थ की 5वीं अवस्था के लिए कुछ गणनाएं की थी। इन गणनाओं के आधार पर अल्बर्ट आइंस्टीन ने पदार्थ की एक अन्य अवस्थाएं की भविष्यवाणी की, जिसे बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट बीईसी कहा जाता है। सन 2001 में अमेरिका के एरिक ए कॉर्नेल, अल्फगैंग केटरले और कार्ल ई वेमेन को बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट की अवस्थाएं प्राप्त करने के लिए भौतिक में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किसे किसे किया गया था? तो एरिक ए कॉर्नेल, अल्फगैंग केटरले, कार्ल ई वेमेन, ठीक है, इसको नोबेल पुरस्कार सम्मानित किया गया। सामान्य वायु के घनत्व के 1,00,000वें भाग जितने कम घनत्व वाली गैस को बहुत ही कम तापमान पर ठंडा करके बीईसी तैयार करते हैं। और ये बीईसी के बारे में बताया, इस जगह से इसको लिया गया है, तो उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। चलिए, तो इस तरह से आपका जो ये चैप्टर है खत्म हो गया। ये सब प्रश्न दिया गया है, तो एक कोई अलग से वीडियो लाएंगे, तो इसमें जितने भी प्रश्न दिए गए हैं उस प्रश्न को हम लोग पढ़ेंगे। थोड़ा इसको एक बार हम लोग देख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। राशि, मापक राशि है। तापमान को हम केल्विन में नापते हैं, उसका मात्रक केल्विन है, जिसको कि के से डिनोट करते हैं। लंबाई का मात्रक मीटर है, जिसे हम एम से डिनोट करते हैं। संहति का मात्रक किलोग्राम है, जिसे केजी से डिनोट करते हैं। संहति कहिए या द्रव्यमान कहिए। भार का मात्रक न्यूटन है, जिसे एन से डिनोट करते हैं।
आयतन, घन मीटर जिसे मीटर क्यूब से डिनोट करते हैं, घनत्व किलोग्राम प्रति घन मीटर जिसे केजी पर मीटर क्यूब कहते हैं, और दाब जिसे पास्कल इसका मात्रक है, पीए से इसे इंडिकेट करते हैं। तो इस तरह से आपका क्लास 9th के साइंस का पहला चैप्टर खत्म हुआ। इसके जितने भी प्रश्न हैं इसको अलग से एक वीडियो में लेके आएंगे। तो अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा ताकि आपके दोस्तों को भी इसका फायदा मिल सके। ये सेशन एनसीईआरटी बेस्ड सेशन है क्योंकि इसमें प्योर एनसीईआरटी बुक से ही पढ़ाया जाता है, तो आप लोगों को कोई भी बुक खरीदने की जरूरत नहीं है और ना ही बुक किसी भी अन्य बुक से पढ़ने की जरूरत है, केवल आप वीडियो के माध्यम से इसे पढ़ सकते हैं। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद,